हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस होंगे एंड दैट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि हमारा यूनिट 1 का पार्ट है। बीएससी थर्ड ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट 1 कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों की बुक्स में काफ़ी लेंदी इसे समझाया गया होगा और हो सकता है बहुत से बच्चों को समझ में आ गया हो और बहुतों को समझ में ना आया हो। तो सिंपली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि बस कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है एंड सिर्फ इतना ही नहीं जानेंगे, इसके हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, कॉम्पटन वेवलेंथ की डेरिवेशन करेंगे। मतलब कि इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक्स में जितने भी डेरिवेशंस हैं या जो जो चीज़ों को डेराइव किया गया है उन सबको समझेंगे और क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट ये भी जानेंगे। और डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझाऊंगी नहीं, एक प्रॉपर तरीके से किस तरीके से लिखना है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, सो दैट आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वीडियो को फोकस करते हैं एंड आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, आप लोग को पता है लाइट जो है दो नेचर शो करती है। फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज़ वेव नेचर। ये सब हम लोग ने पढ़ा है कि लाइट दो नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। हम लोग पार्टिकल नेचर देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जो भी टॉपिक को समझाया दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उससे रिलेटेड कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट, और जो भी हम लोग ने पीछे के लेक्चर में समझाया है वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। तो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। मतलब कि ये एग्जाम्पल है कि लाइट हमारा पार्टिकल नेचर शो करती है। पहला क्या है कॉम्पटन इफेक्ट में कि पार्टिकल नेचर, लाइट की किस नेचर को शो करता है, ये पार्टिकल नेचर को। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग, इस पूरे कॉम्पटन इफेक्ट में करने क्या वाले हैं ये आप लोग समझ लीजिए। हम लोग इस कॉम्पटन इफेक्ट में एक लो एटॉमिक नंबर वाला कोई मटेरियल कार्बन का उसे लेंगे और उस पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। फिर वो क्या क्या चीज़ें शो कर रही है हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग एक ग्रेफाइट लेंगे। ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन होता है, ठीक है, इसमें कार्बन होता है। तो हम लोग एक ग्रेफाइट लेंगे, ग्रेफाइट को इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट इस पर इंसिडेंट करवाएंगे। इस समय यहाँ पे हम लोग पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी फोटोन की कितनी होती है, h। ये हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन, ये क्या हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। इसकी एनर्जी क्या होगी, फोटोन की एनर्जी, फोटोन ही तो इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो h होगी। और इसका मोमेंटम क्या होगा, h/c होगा। सिंपल है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, h और मोमेंटम कितना होगा, h/c होगा। अब जब यहाँ पे इस समय मान ले रहे हैं ये ग्रेफाइट है, यहाँ पे मोमेंटम 0 होगा और क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, आइंस्टीन की इक्वेशन से mc² होती है। और अगर इसका हम लोग रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, m0, ठीक। वैसे तो 0 होता है लेकिन m0 हम लोग मान लेते हैं कि m0 इसका रेस्ट मास है और c² वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इस पोजीशन पे इसकी एनर्जी m0c² हो जाएगी और मोमेंटम इसका 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, क्या लगता है आपको इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक तो हमारा स्कैटर्ड फोटोन हो जाएगा। एक फोटोन इधर जो ऐसे चला जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। और एक हमारा इधर की डायरेक्शन में आएगा एंड दैट इज रिकॉइलर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा हमारा, रिकॉइलर स्कैटर्ड
इलेक्ट्रॉन, ये हमारा होगा रिकॉइलर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करते हैं इस जगह पे, यहाँ पे क्या पोजीशन होगी एनर्जी की और मोमेंटम की। तो मान लेते हैं यहाँ की एनर्जी ई डैश है और इसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू डैश, क्योंकि एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं। हाँ, फ्रेक्वेंसी हो सकता है यहाँ पे बदल जाए, तो एच न्यू डैश इसकी मान ली, इसकी न्यू डैश इसकी फ्रेक्वेंसी है। तो ये हमारी इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी हो गई। अब अगर हम यहाँ पे मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम भी सेम ऐसे ही, जैसे कि इधर हमारा एच न्यू बाई सी था तो इधर हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी। बस देखो, लाइट की स्पीड तो हमारी बदलेगी नहीं, प्लांक कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, बस फ्रेक्वेंसी बदल सकती है, इसलिए फ्रेक्वेंसी मान लिया कितनी है म्यू डैश है। तो ये बात हो गई स्कैटर्ड फोटोन की। और रिकॉइलर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो रिकॉइलर इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम हो जाएगा mv, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला होता है mv। और यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया ना, तो फोटोन की बात नहीं कर रहे हैं। फोटोन की बात करते तो फिर एच न्यू वाला फॉर्मेट लगाते। लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, रिकॉइलर इलेक्ट्रॉन, इसलिए मोमेंटम कितना हो जाएगा p = mv। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी mc²। m क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, c जो है वेलोसिटी लाइट की स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा इस रिकॉइलर इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ठीक है। और अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम यहाँ बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी जो एनर्जी थी माइनस इसकी जो एनर्जी थी वही यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी एच न्यू डैश माइनस का न्यू डैश। तो ये डायग्राम हम लोग को ये थोड़ा सा प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि एक्चुअल में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट में क्या करने वाले। सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रेफाइट इंसिडेंट फोटोन, फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे, फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा वो, दैट इज फर्स्ट वन इज स्कैटर्ड फोटोन एंड अनदर वन इज रिकॉइलर इलेक्ट्रॉन। और सबकी कुछ एनर्जी होगी, कुछ मोमेंटम होगा, इसकी भी कुछ एनर्जी कुछ मोमेंटम और इसकी भी कुछ एनर्जी और कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे इन चीज़ों की। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, रिकॉइलिंग एंगल क्या होता है। देखो, ये हमारी जो रियल एक्सिस है, यहाँ से जो एंगल बनाएगा स्कैटर्ड फोटोन वाली जो रे है, इसे बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल, जिसे हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। फाई हमारा क्या डिनोट करेगा, फाई = हम लोगे स्कैटरिंग, और ये हम लोग थीटा लेंगे जो रियल एक्सिस है, और रिकॉइलर इलेक्ट्रॉन जो एंगल बना रहा है वो हमारा क्या होगा रिकॉइलिंग एंगल। थीटा हमारा क्या हो जाएगा रिकॉइलिंग एंगल। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था बस कि कॉम्पटन इफेक्ट में होता क्या है। अब यहीं पे कॉम्पटन इफेक्ट ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग पता है कि जब एंगल बनते हैं इस रियल एक्सिस से, दो एंगल बन रहे हैं, दैट फर्स्ट वन इज़ फाई एंड अनदर वन इज़ थीटा। तो इस एंगल का कुछ हॉरिजेंटल होगा, कुछ वर्टिकल होगा, मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं ना घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट हमारा कॉस कंपोनेंट होगा और एक होगा साइन कंपोनेंट। तो इधर का जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है और इधर का होता है कॉस कंपोनेंट। तो चलिए एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग मेंशन नहीं करेंगे कि ये सब क्या एनर्जी मोमेंटम क्या है, क्योंकि पूरा डायग्राम जब भर जाता है तो समझ में नहीं आता है। तो हम लोग बस दूसरा डायग्राम बनाते हैं इसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए। चलिए अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि एक इंसिडेंट फोटोन होगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को मेंशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग को बता दिया क्या इंसिडेंट फोटोन है, क्या स्कैटर्ड फोटोन है, क्या रिकॉइलर इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने इस वाले डायग्राम में आप लोग को बता दिया। अगर आप लोगों ने वो डायग्राम और उसमें जो चीज़ें मेंशन मैंने की है उसे नहीं नोट किया है तो प्लीज़ वीडियो को बैक कीजिए और उस डायग्राम में मैंने जो जो चीज़ें लिखवाई हैं आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट को समझते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा फाई क्या था स्कैटरिंग एंगल और थीटा क्या था रिकॉइलर
एंगल, रिकॉइलिंग एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन है ये दो रोल प्ले करेगी। कैसे? एक फाई है, फाई अगर हम इस एंगल की बात लें, इस एंगल की, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका क्या होगा, मोमेंटम के टर्म में हमको समझना है, एनर्जी के टर्म में नहीं समझना है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारा क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या था, p डैश था, आप लोग को याद होगा p डैश मोमेंटम था और इसकी वैल्यू थी h न्यू डैश अपॉन c। ठीक है, पिछले डायग्राम में मैंने बताया है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना था, p इज इक्वल्स टू एम वी था, है ना। और यहाँ पे क्या था मोमेंटम, p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे h न्यू बाई c था। ये पिछले डायग्राम में मैंने बताया। अब देखिए, मोमेंटम के टर्म में हमको समझना है, तो जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस। ठीक है, कॉस के टर्म में होता है। तो यहाँ हम लोग का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, p डैश, क्योंकि मोमेंटम के टर्म में हमको जानना है, तो p डैश कॉस फाई। ठीक है, यही होगा ना, फाई एंगल बना रहा है, और मोमेंटम के टर्म में तो p डैश कॉस फाई। ये क्या हो जाएगा, p डैश साइन फाई। ये वाला क्या हो जाएगा, p डैश साइन फाई। ये हो गया p डैश कॉस फाई और ये हो गया p डैश साइन फाई। अब p डैश कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, आप लोग बताओ, p डैश कॉस फाई की वैल्यू, चलो छोड़ो, अच्छा वो मैं अभी नीचे मेंशन कर दूंगी। और अगर थीटा के लिए बात करें हम लोग, तो ये थीटा के लिए क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा कि वर्टिकल होगा, आप लोग बताओ। ये थीटा के लिए क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा कि वर्टिकल होगा। यहाँ से भी ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये इसके लिए भी क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। तो ये भी हो जाएगा पी ई कॉस थीटा। पी ई क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या है, रिक्वाइलर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे मोमेंटम के तौर पे पी ई यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ के लिए जो मोमेंटम है एम वी, वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा एम वी कॉस थीटा, सॉरी यहाँ फाई नहीं, ये थीटा एंगल है, तो एम वी कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा। अब हम लोग ने ये जो कंपोनेंट्स इसके बनाए हैं, इसकी वैल्यूज हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी डैश साइन फाई, पी डैश साइन फाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी डैश की वैल्यू क्या है, एच न्यू डैश बाई सी, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। और क्या है, पी डैश कॉस फाई, पी डैश कॉस फाई, तो पी डैश की वैल्यू क्या है, एच न्यू डैश बाई सी कॉस फाई। ठीक है, सिमिलरली हम लोग काम करेंगे साइन की, मतलब इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पी ई कॉस थीटा जो कि यहाँ पे है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ई कॉस थीटा की, इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ई यानी एम वी, क्योंकि पी ई की वैल्यू एम वी कॉस फाई, सॉरी कॉस थीटा, एंड पी ई साइन थीटा जो कि यहाँ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी साइन थीटा। तो ये बात हो गई कंपोनेंट्स की। होप सो आप लोगों ने इस डायग्राम को और इसमें जो कंपोनेंट कोड दिखाया है मैंने, इसको समझा होगा। और एक्चुअली में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट में क्या करने वाले हैं, किस चीज़ों को समझने वाले हैं, ये आप लोगों ने समझा होगा। अब चलिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज में देख लेते हैं कि लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को कैसे लिखेंगे, एंड डेरिवेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Compton effect. Another example of particle nature of electromagnetic wave is produced by scattering of X-rays photon with the material like carbon, such as scattering experimentally investigated by Compton and is known as Compton scattering or Compton effect. Simply कि particle nature को शो करवाने के लिए कि किस तरीके से वो शो करता है particle nature, ग्रेफाइट हो मतलब कार्बन की कोई मटेरियल, हम लोग जब उस पर एक्सरे जब उस पर स्कैटर करवाते हैं, यानी कि फोटोन जब उस पर स्कैटर करवाते हैं, तो किस तरीके से पार्टिकल नेचर को शो करता है, ये हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, पूरा जो हमारा सेटअप है हम लोग इसी चीज़ के लिए काम करेंगे, और ये पूरा इफेक्ट काम जो हमारा कहलाता है वो कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है, या कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं। Compton discovered that when monochromatic X-ray photons were incident on a material of low atomic number like graphite, they scattered change in frequency on scattering
The scattered beam contain not only the incident radiation, unmodified wave, but a wavelength longer modified wave than the incident wave. The change of wavelength is due to loss of energy incident X-ray. The elastic interaction is known the Compton effect. Simply जो मैंने आप लोगों को बताया अभी अपने डायग्राम के थ्रू कि वही है कि इंसिडेंट जब रे होती है तो दो पार्ट में स्प्लिट होगी, स्कैटर्ड फोटोन, इसका अपना मोमेंटम होगा, एनर्जी होगी, मोमेंटम एनर्जी यानी कुछ एनर्जी इसका लॉस भी होगा, और क्या होगा, इंसिडेंट रेडिएशन अनमोडिफाइड, ये क्या है, अनमोडिफाइड वेव है। अब जब ये इस पर पड़ेगी और इसकी जो एनर्जी वगैरह होगी वो मॉडिफाइड होगी, जो वेवलेंथ होगी वो मॉडिफाइड वेवलेंथ होगी। अभी स्टार्टिंग में क्या है, ये अनमोडिफाइड है, और ये पूरा फिनोमेना जो कहला रहा है कि इंसिडेंट रेडिएशन का ग्रेफाइट पे पड़ना, उसका दो पार्ट में स्प्लिट होना, ये फिनोमेना क्या कहलाता है, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। Above diagram shows that when a radiation is incident on graphite or target electron is scattered into two parts, first is scattered photon and second is recoiler scattered electron। मतलब कि जो डायग्राम अभी मैंने आपको दिखाया ये वाला, ठीक है, यही तरह का था, उसमें क्या था, दो पार्ट में स्प्लिट होगी, पहला स्कैटर्ड फोटोन एंड दूसरा रिकॉइलर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, यही बात यहाँ पे बताई गई है। द स्कैटर्ड फोटोन मेक्स एंगल विद एक्सिस नेम एज स्कैटरिंग एंगल फाई एंड रिकॉइलर इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, थीटा। यही मैंने अभी बताया कि ये जो एंगल है वो फाई, जिसे हम स्कैटरिंग एंगल कहेंगे, और ये थीटा, इसे हम लोग रिकॉइलिंग एंगल कहेंगे, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया था। सम अदर मैथमेटिकल टर्म और कंपोनेंट इन्वॉल्व हेयर विच इज शोन बिलो। कुछ और मैथमेटिकल टर्म होंगे, जैसा कि मैंने बताया, क्या होगा, कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी डैश कॉस फाई और वर्टिकल कंपोनेंट पी डैश साइन फाई। सिमिलरली थीटा के लिए भी होगा पी ई कॉस थीटा एंड पी ई साइन थीटा। अब पी की जो वैल्यूज इधर के लिए है वो आप पुट करो और जो इधर के लिए है उसे पुट कर लो। अब हम लोग डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे कि डेरिवेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं। लेट अस मेक अ टेबल इन विच ऑल थिंग्स विल क्लियर। अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या क्या चीज़ें होंगी ये हम लोग देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिफोर कोलिजन क्या था, जब ये ग्रेफाइट से एक्सरेज यानी फोटोन जब इससे इंसिडेंट नहीं हुआ था तो वो सारा टर्म क्या होगा, बिफोर कोलिजन वाला। तो उस समय एनर्जी क्या थी, एच न्यू की। मैंने पिछले डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एच न्यू की, यहाँ की एनर्जी एच न्यू होगी, और मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था डायग्राम में एच न्यू बाई सी होगा। तो ये बिफोर कोलिजन का टर्म है। आफ्टर कोलिजन एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कितनी थी, ई डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला है और फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो जाएगी तो न्यू डैश इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, स्कैटर्ड फोटोन के लिए ई डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश। मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश बाई सी। तो ये दोनों हम लोग बात किए बिफोर और आफ्टर कोलिजन। अब इसी तरह हम लोग रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी बात करेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। अब रेस्ट में जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी कितनी थी, हम लोग ने भी जाना था वहाँ पे डायग्राम में, एम नॉट सी स्क्वायर, और मोमेंटम कितना था, जीरो था। यानी ग्रेफाइट के पास जब वो पड़ा था, पिछले डायग्राम आप लोग वीडियो बैक करके देखिएगा, मैंने ये दोनों चीज़ों को मेंशन किया था वहाँ पे। और आफ्टर कोलिजन में रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। तो एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कितना बताया था, एम सी स्क्वायर, मास उसका एम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। तो आइंस्टीन इक्वेशन से इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। मोमेंटम कितना था, एम वी, ठीक है, नॉर्मली जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो था। अब उसके बाद क्या चीज़ें हैं, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड ग्रेफाइट और टारगेट इलेक्ट्रॉन, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी होल। ये हमारा जो कोलिजन है, जो ग्रेफाइट और इंसिडेंट फोटोन यानी एक्सरे के लिए जो कोलिजन हो रहा है, ये इलास्टिक कोलिजन है। और इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें हमेशा कंजर्व होती हैं, दैट इज मोमेंटम और एनर्जी। अब कंजर्वेशन का मतलब ये है कि ये कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोलिजन के पहले जो है आपके चेंजेस इलेक्ट्रॉन और मोमेंट मतलब एनर्जी और मोमेंटम में, कंजर्वेशन के बाद भी उतना ही होगा। मतलब कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन को हम इक्वल कर देंगे जब हमारा इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि वहाँ कंजर्वेशन होल्ड करेगा। और कंजर्वेशन में यही होता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल आता है, यानी कि नो चेंज, मतलब कि उसमें प्रोसेस हो रहे होते हैं, बट पहले कोलिजन के पहले जो चीज़ें हुई होंगी उतनी ही मात्रा में, उतने ही मैग्नीट्यूड में कोलिजन की बात भी होगी। यही कंजर्वेशन का मतलब है। तो हमें कंजर्वेशन दो चीज़ों के लिए अप्लाई करना है, पहला एनर्जी एंड दूसरा मोमेंटम। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि पहला आपका रेस्ट में यानी कि बिफोर कोलिजन में एनर्जी क्या, इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हमारा ग्रेफाइट है, ये हमारा फोटोन है, ठीक है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। तो बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें एनर्जी, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी थी दैट इज ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, और क्या थी, ई इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर, दो थी ना, यहाँ पे भी तो थी, वो भी तो बिफोर कोलिजन की बात की प्रोसेस है, ये तो आफ्टर कोलिजन का है। तो ये और ये दोनों का सम इक्वल हो जाएगा जो आफ्टर कोलिजन में है। आफ्टर कोलिजन में क्या हुआ था, ई इज इक्वल्स टू हमारा एच न्यू डैश था और ई इज इक्वल्स टू रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कितना था, एम सी स्क्वायर। आप लोग को डायग्राम में याद होगा,
ई बिफोर कोलिजन में ये चीज़ें थी एंड आफ्टर कोलिजन में वो था। इज इक्वल्स टू एच न्यू, पी इज इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी। और कोलिजन के पहले ये कि मोमेंटम जीरो और एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। तो अभी एनर्जी का कंजर्वेशन चल रहा है, यानी कि बिफोर कोलिजन यानी कि एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आफ्टर कोलिजन के, यानी कि एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर के। तो वही चीज़ किया है बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन एच न्यू और क्या है एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आफ्टर कोलिजन के। तो आफ्टर कोलिजन में क्या था एच न्यू डैश प्लस रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। एच म्यू माइनस म्यू डैश इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके इसे क्या बोल दिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। इक्वेशन नंबर 1 हमारा आया एनर्जी कंजर्वेशन से। अब हम लोग बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में भी सेम चीज़ होगी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ओके, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है एच न्यू बाई सी और P इज इक्वल्स टू 0। ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या है, एक स्कैटर्ड फोटोन के लिए होगा और एक रिकॉइल्ड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एच न्यू डैश अपॉन सी प्लस एम वी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं हम लोग, एक इस तरीके से होता है। और इसके जो कंपोनेंट्स थे कॉस साइन उसके रिस्पेक्ट में भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था। यहाँ पे अगर आपको याद हो कि इस तरह का डायग्राम बना था, है ना, यहाँ पे 2 कंपोनेंट थे। तो हम लोग पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं कि यहाँ पे भी तो मोमेंटम था। तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो T प्लस पी यानी कि बिफोर कोलिजन यहाँ पे तो हमने बताया आपको एच यू बाई सी होगा और यहाँ पे क्या था 0। अभी वही चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इक्वल हो जाएगा। इधर एक्स एक्सिस की अगर बात करें आफ्टर कोलिजन में तो इधर क्या था ई डैश कॉस फाइव और पी ई डैश कॉस फाइव। इस डायग्राम में आप लोग समझिए, यहाँ मोमेंटम क्या था एच यू बाई सी और इधर 0। ठीक है, बट अगर हम लोग इसकी एक्स एक्सिस की बात करें तो पी डैश कॉस फाइव और पी ई कॉस फाइव 2 हमारे कंपोनेंट थे एक्स एक्सिस पर। तो अब इनकी वैल्यूज़ भी मैंने आप लोगों को लिखवा रखी थी कि ये वैल्यूज़ होंगी। तो चलिए अब ये वैल्यू को याद रखिएगा, इसे नोट करते जाइए और वहाँ पे हम लोग इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे। एच यू अपॉन सी एच यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव प्लस एम बी कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एम बी सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में साइन वाले कंपोनेंट आ जाएंगे, क्योंकि ये मैंने बताया ये कॉस वाला कंपोनेंट और ये साइन वाला कंपोनेंट। तो इधर वाला क्या हो जाएगा पी डैश साइन फाइव और इधर पी ई डैश साइन थीटा, फाइव थीटा दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इधर वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा मोमेंटम कितना था 0 था। तो 0 इक्वल पी ई डैश साइन फाइव एच न्यू डैश अपॉन सी, बस पी डैश और पी ई डैश की आप लोग वैल्यू रख दो। इधर के लिए एम बी इधर एच न्यू डैश अपॉन सी। और इसी की तरह इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख देंगे एम बी सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन फाइव। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। डेरिवेशन को आप लोग समझते जाइएगा। अब इक्वेशन 3 तक हो गया तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन 3 का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा एम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, जो हो गया एलएचएस। अब इक्वेशन 3 देखेंगे, इसका क्या होगा एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर तरफ ये दोनों बात हो गई। अब हम लोग इधर की बात करते हैं। इधर क्या होगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर, यही चीज़ हुआ है। और इधर क्या हो जाएगा एच न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इधर ये हुआ है। अब हमें ये पूरे टर्म को बस थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे, एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इधर से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हो सकता है राइटिंग थोड़ी ना समझ में आ रही हो, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसे एक्सप्लेन कर दूँगी। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे 2h म्यू डैश कॉस फाइव। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब उसके बाद ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हो गया एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म जो हमारा आया था इसे हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इन दोनों टर्म में एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा इन दोनों टर्म में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग सॉल्व कर लोगे अच्छे से, अपना दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा तो डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको इसी तरीके से करना है। सॉल्व इक्वेशन आप लोग बनाते जाइए, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ कि स्क्वायर करिए ऐड करिए। अगर आप लोग इसे ना भी मेरा वीडियो यहाँ से ना देखो, अपने आप से सॉल्व करो तो भी आप यहाँ यही इस इक्वेशन पे सॉल्व करने के बाद पहुँचोगे। अपने आप से भी मैथमेटिक्स लगा के इसे सॉल्व करिए, यहीं पर आप लोग आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से आप वीडियो कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि इसके बाद क्या किया गया है।
फिर ये वाला टर्म हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस, अब ये वाला पूरा 1 हो गया, 2h म्यू म्यू डैश कॉस फाई। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन 4 बना देंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लोगों ने जो बनाया था, जब हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया था तो वहाँ पे इक्वेशन 1 बना था, तो उस इक्वेशन 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। जब आप लोग स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग को बता दो इक्वेशन 1 क्या था। इक्वेशन 1 था एच म्यू माइनस म्यू डैश इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये जब एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाए थे तो ये इक्वेशन हम लोग को मिली थी। अब इसको स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ये वाला टर्म अगर हम लोग इधर ले आए इस टाइम इस तरफ, तो क्या हो जाएगा एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यही चीज़ है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी पावर 4, और इधर जो पूरा टर्म है इसका स्क्वायर लग जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये इसका स्क्वायर लग जाएगा। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बस किस तरीके से करना है, यहाँ पे बहुत जो है खिचड़ी पक गई है, बहुत ज़्यादा इसमें खिचड़ी हो गया है, तो शायद मैं समझ में आए, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग को समझ में आ जाए, और जैसे जैसे कि मैं स्टेप बता रही हूँ वो फॉलो करते जाइए, आप लोग पूरा कॉम्पटन इफेक्ट समझ में आ जाएगा। इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, अभी यहीं पे खत्म नहीं होगा, अभी थोड़ा हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ के बारे में समझेंगे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें भी वहाँ पर भी हम लोग को समझना बाकी है। तो वीडियो में बने रहिए, बस 10 मिनट की बात और। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसको भी फिर वही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, यानी कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी पावर 4। ठीक है, प्लस एम ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते रहिए, क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो याद हो आप लोगों को होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को क्या आएगा, ये वाला हम लोग ने पहले लिख दिया एम स्क्वायर सी पावर 4, और ये वाला इधर लिख दिया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एच स्क्वायर, अब इसको भी खोल देंगे इससे ए माइनस बी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डैश प्लस ये वाला वैसे ही लिख देंगे इधर की टर्म को। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बहुत है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब ये वाले टर्म, ये पूरे टर्म को एच अंदर भेजेंगे, एच को अंदर करेंगे तो एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश स्क्वायर प्लस ये वाले टर्म को एज इट इज लिख देंगे, और इसे हम लोग बना देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4। अब ये जो इक्वेशन 5 हमारा बना है इसमें से हम लोग इस इक्वेशन 4 को घटाएंगे, अब देखेंगे क्या आएगा। तो ये इक्वेशन आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा, और इसको इसमें से माइनस करिए। अब यहाँ पे क्या आएगा एम स्क्वायर सी पावर 4 माइनस एम डी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो जो इक्वेशन लिखा था उसको आप लोग माइनस करिएगा, पूरा यही चीज़ आएगी वहाँ पे सॉल्व करने के बाद। और जब ये चीज़ लिखोगे तो आप लोग की कुछ चीज़ें कट जाएंगी, पहला कटेगा एच स्क्वायर वी स्क्वायर, और इधर होगा माइनस एच स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एच स्क्वायर वी डैश स्क्वायर, ये माइनस एच स्क्वायर वी डैश स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ये चीज़ें बचेंगी, तो उसे हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे एम स्क्वायर सी पावर 4, तो इधर बच जाएगा 1 और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे, इधर भी कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी, कॉमन लेंगे माइनस का 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश, तो इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा 1, और माइनस का cos फाई, इधर से cos फाई प्लस एम नॉट सी पावर 4 ऐसे ही रहने देंगे, और 2h ये वाला टर्म भी ऐसे ही रहने देंगे 2h म्यू म्यू डैश म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, और इसे हम लोग बना लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब रिलेटिव स्टिक मास फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है एम इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, ये थर्ड ईयर में आप लोग जब आओगे वहाँ रिलेटिविटी जब आप लोग पढ़ोगे, फर्स्ट पेपर ही आप लोगों का है, तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म इधर बैठ के एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में जहाँ भी एम नॉट स्क्वायर है या जहाँ पे एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे एम नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इक्वेशन में, एम स्क्वायर सी पावर 4 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम लोग एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे एम नॉट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, और बाकी की चीज़ें एज इट इज वही रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारा टर्म इधर था एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 ये कैंसिल आउट हो जाए, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ से 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस cos फाई इज इक्वल्स टू 2h म्यू म्यू डैश माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट करने के बाद इधर उधर आप लोग इसे ट्रांसपोज करोगे तो यही चीज़ बनेगी। यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो h म्यू म्यू डैश 1 माइनस cos फाई इज इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ पे म्यू म्यू डैश को एक तरफ करो, म्यू म्यू डैश और इसके अपॉन में ले आए, तो और इसके अपॉन में इसको ले आए, तो ये वाला टर्म इसके अपॉन में जाएगा तो म्यू माइनस म्यू डैश और म्यू म्यू डैश, और ये वाला टर्म इसके अपॉन में जाएगा तो क्या जाएगा h 1 माइनस cos फाई अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल देंगे।
अब हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, म्यू डैश इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा डैश होता है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो सी अपॉन म्यू डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू डैश माइनस सी अपॉन म्यू। तो हो जाएगा सी कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो जो कि हमारा क्या होगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा सी म्यू म्यू डैश म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाले सी को उधर भेज देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 8 बना देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 7, ये वाली वैल्यू हम लोग इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो हम लोगों की वैल्यू आएगी डेल इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। दिस इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा सी को क्या डेल्टा लैम्डा को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन ये होता है। हैंस द चेंज में वेवलेंथ में जो चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। मतलब कि जो हमारी स्कैटरिंग फोटोन और रिक्वालिंग इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट जो हमारा फोटोन था, जो वेवलेंथ में चेंज आया है उसका एक्सप्रेशन ये होगा। दिस इक्वेशन शो दैट चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा डिपेंड अपॉन द स्कैटरिंग एंगल। ये फाई क्या था, स्कैटरिंग एंगल था, है ना। तो ये हमारा जो चेंज हो रहा है वो स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है। हमारा कितना स्कैटरिंग एंगल है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, वो कॉम्पटन शिफ्ट को यानी कि वो वेवलेंथ उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन द स्कैटरिंग एंगल ओनली अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज वेल नेचर ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल द क्वांटिटी एच अपॉन एम नॉट सी। यानी कि ये एच अपॉन एम नॉट सी जो था यहाँ पे जो आया है डेल्टा में एच अपॉन एम नॉट सी, ये क्या कहलाता है, डेल्टा सी। जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एच अपॉन एम नॉट सी, ये हमारा कॉम्पटन वेवलेंथ होगा। सो द इक्वेशन इज रिटन एज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग डेल्टा सी कहते हैं, तो डेल्टा सी 1 माइनस कॉस फाई। इसकी वैल्यू अगर हम लोग सारी वैल्यूज रख दें एच की, एम नॉट की, सी की, तो सारी वैल्यूज रखने के बाद डेल्टा सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.0242 एंगस्ट्रॉम और 0.0243 एंगस्ट्रॉम, दोनों ही वैल्यूज होती हैं। ये कॉम्पटन वेवलेंथ है आपका, ठीक है। कॉम्पटन वेवलेंथ एच अपॉन एम नॉट सी, इसे हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। अब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल्टा सी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0.242 और कहीं 2 या 3 में कंफ्यूजन होता है, 0.24 लिखते हैं और 1 माइनस कॉस फाई। ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा लैम्डा यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन ये हो गया इक्वेशन नंबर 9 तक। सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अगर ये वीडियो और डेरिवेशन आप लोग को समझ में आया हो, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। इसका कुछ और टॉपिक है जो अभी छूट गया, बट वीडियो लंबी हो गई है, तो उस टॉपिक को मैं 5-6 मिनट का ही कुछ और समझाना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कर दूँगी। जब यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल जो फाई है वो वैरी करेगा तो इसकी क्या वैल्यूज़ होगी, तो वो चीज़ अभी छूट गई है, तो वो नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।